तो बड़ी खबर इस वक्त की, रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थे रामविलास पासवान। कुछ दिन पहले ही दिल का हुआ था ऑपरेशन। चिराग पासवान ने, जो कि उनके बेटे हैं, ट्वीट कर जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। चिराग ने ट्वीट में लिखा है कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। ये ट्वीट उस फोटो के साथ जिसमें चिराग जब बचपन में थे तो अपने पिता की गोद में, रामविलास की गोद में थे, उसके साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है। एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, ये खबर वाकई परेशान करने वाली और झकझोरने वाली कि रामविलास पासवान नहीं रहे हमारे बीच, यकीन नहीं होता। देखिए, देश से एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए चला गया। उजाले की वह रोशनी अंधकार में तब्दील हो चुकी है। पूरा देश स्तब्ध है। समझ में नहीं आ रहा कि उस झोपड़ी में रहने वाले की आवाज कौन बनेगा, अब उसका खैर-ए-अंधार कौन बनेगा। वो हमेशा कहा करते थे कि अजय जी, रक्त के संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध होता है विचारों का। विचारों की राजनीति के शायद वो अंतिम प्रणेता थे। उस युग के विचारों की राजनीति की वो अंतिम कड़ी थी जो आज देश से विदा हो रही। हमारे पास शब्द नहीं है। उनकी एक एक बातें याद आती है, किस तरह का काम उन्होंने देश में, इस बीमारी में भी, इस लॉकडाउन में भी अपने स्वास्थ्य का देखभाल नहीं करके लोगों को समय तक राशन पहुंच सके, उन्होंने नेग्लेक्ट किया। बिल्कुल, हमें यकीन था कि शायद ईश्वर के दरबार में न्याय होगा, लेकिन पता नहीं, उसके आगे तो किसी की। और अजय जी, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं रामविलास जी के दिल्ली के आवास के बाहर की वो तस्वीर, जहां पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में। लगातार जैसी ये खबर फैली है, कुछ ही देर पहले, कुछ ही पलों पहले की खबर, बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। रामविलास पासवान दिग्गज नेता और पिछड़ों, वंचितों, दलितों के मसीहा के तौर पर उभरे थे बिहार में, और अचानक आसमान में छा गए थे जब वो पहली बार सांसद बने थे और रिकॉर्ड मतों से जीते थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था। सबसे ज़्यादा मतों से तब तक जीतने वाले नेता बन गए थे वो। और वो जो साइकिल से जिसने अपनी पढ़ाई की हो, साइकिल की सवारी करके, और वो केंद्रीय मंत्री तक बना, 8 बार सांसद बने और लगातार करीब करीब सत्ता में रहे, उस वक्त भी केंद्रीय मंत्री थे, वो अब हमारे बीच नहीं हैं। दिल का ऑपरेशन हुआ था कुछ 4 दिनों पहले, एम्स में थे, मगर आज वो हमारे बीच से चले गए। और उनके घर के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अजय कुमार, एलजेपी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, ज़रा उस दौर के बारे में हमें बताइए कि रामविलास पासवान एक राजनीति की वो ताकत के तौर पर कैसे बिहार में उभरे और केंद्र की सत्ता तक पहुंचे और लगातार बने रहे। देखिए, जो मैंने कहा कि वो विचार की राजनीति करते थे, और हर कार्यकर्ता लोजपा का, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होता था, वो लोजपा को परिवार कहा करते थे, और अक्सर हम सबके दुख सुख में वो शामिल होते थे व्यक्तिगत तौर पे, और यही उनकी ताकत थी। सुदूर कन्याकुमारी से लेकर नागालैंड तक उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। जब वो पहली बार विधायक बने बिहार में, एपी आंदोलन के वो अगुवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व के तौर में उभरे, उन्होंने वहां से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक तरफ उन्होंने अगर दलितों के लिए आवाज उठाई, तो दूसरी तरफ अतिरिक्तों के साथ भी उसी ताकत से वो खड़े रहे। आज अगड़ों को जो 10% आरक्षण मिला, उसका देन भी उन्हीं को है। अगर मंडल कमीशन के वो नेता, जाहिर तौर पर अजय कुमार जी, जो आप बता रहे हैं कि एक तरफ वंचितों, पिछड़ों की राजनीति से उभरे, मगर अगड़ों के लिए भी उनका संघर्ष था, और जो अगड़ों को मिला है, आप बता रहे हैं जो आरक्षण, उसमें भी उनकी काफ़ी अहम भूमिका थी। और ये उनके परिवार के लोग और रामविलास पासवान के परिवार के साथ और उनके बेटे चिराग पासवान का ये ट्वीट
पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है, रामविलास पासवान जी का हम सबको यूं छोड़ जाना It was very nice and बहुत दुखदायी है। वो लाखों लोगों की उम्मीद की किरण बनकर जाते थे, वर्षों तक लोगों की सेवा करते रहे। उनका जाना हम सब के लिए और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें। और ये नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, उनका ट्वीट, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। गरीबों, वंचितों, शोषितों के उत्थान में पासवान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एएमयू कैंपस में हत्या हो गई, हमलावरों ने गोली मार दी। ये बड़ी खबर आई है अलीगढ़ से। एएमयू कैंपस में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एथलेटिक्स ग्राउंड में पूर्व छात्र की हत्या हुई है। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। दोस्त के साथ घूमने आया था शानू, जब गोली चली, छात्रों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। किसने मारी गोली, कैंपस में कैसी गोलीबारी हुई, ये कई सवाल हैं। पूर्व छात्र की हत्या एंगल से, अब पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। दोस्त के साथ घूमने आया था शानू, तभी किसी ने गोली मार दी और मौत हो गई। अब इस गोलीबारी और छात्र की मौत, पूर्व छात्र की मौत से यहां छात्रों में भी आक्रोश है, प्रदर्शन भी किया गया। एएमयू परिसर में एथलेटिक ग्राउंड है, वहाँ पर आज शाम में जो है थाना सिविल लाइन को सूचना मिली कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी करने में पता चला है उसका नाम शानू है और वो जीवनगढ़ का रहने वाला है और पूर्व छात्र बताया जा रहा है एएमयू का। और वहाँ पर वो एक लड़के के साथ, अपने मित्र के साथ वहाँ पर आया था और उससे घटना के विषय में पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए? जो उसके साथ आया था उसी से घटना के विषय में पूछताछ की जा रही है और एफआईआर दर्ज कर इसमें जो जानकारी आती है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले तो जानकारी जुटा रही है पुलिस उस दोस्त से जो उस वक्त शानू के साथ था, जिसके साथ वो आया था, पूर्व छात्र था शानू। तो आखिर कौन लोग थे, किन्होंने आकर गोली मारी, क्या वजह इसके पीछे है, क्या मंशा थी, कैसी रंजिश थी, ये तमाम बातें खंगाल रही है पुलिस, पड़ताल में जुट गई है। मगर बड़ी खबर, एएमयू कैंपस में गोलीबारी अपने आप में बड़ी खबर। हमारे संवाददाता रंजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, अब तक क्या पड़ताल में बातें सामने आ सकी हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है और ये छात्र जो है ये एएमयू का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। फिलहाल जो इसके साथ इसको छात्र को घर से लेके गया था उससे पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और जहां तक शक की सुई उसी पर घूम रही है, क्योंकि वही दोनों ग्राउंड में बैठे हुए थे और कुछ देर बाद सूचना मिलती है कि इस छात्र को गोली मार दी गई है। ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो जाती है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद इसका खुलासा बहुत जल्द कर देगी। जी, तो पुलिस पड़ताल में जुट गई है। एएमयू कैंपस में गोलीबारी, एक छात्र की, पूर्व छात्र की मौत। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। लीबिया में अगवा 7 भारतीयों की खबर न्यूज 18 ने चलाई थी और उसके बाद अब जवाब आया है विदेश मंत्रालय का। लीबिया में अगवा भारतीयों को लेकर के 14 सितंबर को लीबिया में 7 भारतीय अगवा हुए थे। एमईए ने यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र के नागरिकों का अपहरण हुआ, ये एमईए ने कहा है, माना है। अब त्रिपोली एयरपोर्ट जाते हुए अपहरण हुआ, ये भी एमईए ने कहा है। ट्यूनीशिया में लीबिया सरकार से संपर्क किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का ये बयान सामने आया है। अब नागरिकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। नागरिक सुरक्षित हैं, उनकी फोटो दिखाई गई है। अपहरण दिखाए गए लोगों के, अपहरण किए गए लोगों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय का यह बयान। शैलेंद्र बांगू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पर यह खबर चली तो अब विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हुआ है, क्या जानकारियां? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये 7 भारतीय लीबिया में काम कर रहे थे, वर्कर्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज में और ऑयल कंपनीज में पिछले कुछ सालों से। और ये अब से कुछ दिन पहले 14 सितंबर को ये लौट रहे थे भारत, फ्लाइट पकड़ने के लिए त्रिपोली जा रहे थे, लीबिया की जो राजधानी है।
रास्ते में उनका किडनैप किया गया। वो लोग कौन है इस पर तक क्लैरिटी नहीं है, विदेश मंत्रालय ने भी क्लियर नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे ISIS का हाथ हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया कि लीबिया को लेकर पहले से ही 2015 में एडवाइजरी जारी की गई थी कि वहां पर सुरक्षित माहौल नहीं है, वहां ना जाया जाए, और 2016 पर प्रतिबंध लगा दिया गया था वहां यात्रा करने को लेकर। इसके बावजूद वहां पर कुछ भारतीय मौजूद थे और उसके बाद ये पूरा सिलसिला सामने आया है। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये सभी भारतीय फिलहाल सुरक्षित हैं और इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके यहाँ ये काम कर रहे थे, उनके पास किडनैपर्स ने फोटोग्राफ भेजी जिससे ये साबित होता है कि वो सुरक्षित हैं। फिलहाल जो भारतीय दूतावास जो टूनिशिया में है, जो साथ का एक देश है, वहां से ऑपरेट कर रहा है और वो लीबिया की सरकार से और जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके साथ इस पूरे मामले को लेकर संपर्क में बना हुआ। चलिए, उम्मीद करें हम कि अब विदेश मंत्रालय एक्शन में आया है न्यूज़ 18 की खबर के बाद और बातचीत कोशिशें शुरू कर दी हैं इन लोगों की रिहाई की। हम जल्द से जल्द ये भी खबर आपसे जानेंगे कि ये लोग रिहा होकर सकुशल वापस लौटते हैं। देवरिया के रहने वाले महेंद्र सिंह के परिवार को अब उम्मीद जगी है कि वो सुरक्षित घर लौट आएंगे। न्यूज़ 18 की खबर के बाद विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया है। मेरे बबुआ पकड़ा गए, मेरे कथ में का कइले गए, दादा हम कुछ जानत नहीं की। ये देवरिया के सोहदरी पट्टी गांव की सरस्वती देवी है। लीबिया में फंसे बेटे महेंद्र सिंह की रिहाई के लिए रो रही हैं। परिवार का कहना है कि महेंद्र को उनके साथियों के साथ आतंकवादियों ने अपहरण किया है और फिरौती की मांग की है। महेंद्र सिंह के परिजनों की आंखों में आंसू हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। हालांकि परिजनों ने देवरिया के जिलाधिकारी को अपहरण की जानकारी दे दी है। इसके संबंध में तुरंत हम लोगों ने जय पटल से यहाँ से दूतावास को पत्र भेज दिया है और वहाँ वो संबंधित देश में जो भी हमारे अधिकारी हैं वो अपने स्तर से कार्रवाई करके, जांच करके, और उसके बारे में जब भी जिला प्रशासन को अपनी सूचना से अवगत कराएंगे, हम लोग उससे संबंधित आगे फिर कार्रवाई करेंगे। सूचित कर दिया गया है। घर में सिर्फ महेंद्र सिंह ही कमाने वाले थे। उन्हीं के भरोसे इस परिवार का खर्चा चलता है। सरकार से बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी। और हाथरस केस में आज क्या क्या बड़ा अपडेट रहा, आप देखिए 4 तस्वीरों के जरिए। हाथरस केस में न्यूज़ 18 क्राइम सीन पर पहुंचा। उस दिन वहां क्या क्या हुआ था इसकी पूरी पड़ताल की। हाथरस केस में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है और ये कबूल किया कि वारदात के वक्त वो यानी कि संदीप खेत में ही मौजूद था। साथ ही संदीप ने चिट्ठी में पीड़िता को अपनी दोस्त होना स्वीकारा है और पीड़ित परिवार अब हाईकोर्ट पहुंचा है। ये भी एक बड़ा अपडेट। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर असुरक्षित महसूस करते हुए दिल्ली जाने देने की इजाज़त मांगी हाईकोर्ट से। फिलहाल कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा है। इन सब के बीच एसआईटी की टीम आज एक बार फिर हाथरस पहुंची और करीब 40 लोगों से पूछताछ की। तो आपको बताते हैं हाथरस केस में 10 बड़ी बातें अब तक की। केस के आरोपी ने एसपी को चिट्ठी लिखी। संदीप ने कबूल किया कि वो वारदात के वक्त खेत में था। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि वो घर में कैद होकर रह गए हैं, उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दिया जाए। 5वीं बड़ी बात है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना इस मामले को लेकर यानी कि जो पीड़ित के परिवार ने दिल्ली जाने की इजाजत मांगी है उसको लेकर अभी सुरक्षित रखा है फैसला। एक बार फिर हाथरस पहुंची एसआईटी की टीम जो पड़ताल इस वक्त कर रही है। 40 लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, उस रात को हुआ क्या इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। संदीप के परिवार वाले अब नार्को टेस्ट के लिए अब तैयार हो गए हैं। अब तक उनके ना कहने से उनकी तरफ शक की सुई जा रही थी। पीड़ित परिवार ने कहा कि वो सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। आरोपी के रिश्तेदार बता रहे हैं अपनी जान को खतरा। जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया था ठीक उसी जगह पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। क्राइम सीन पर हमारी पड़ताल में क्या कुछ मिला, देखिए तस्वीरों में। ऑपरेशन हाथरस में न्यूज़ 18 की टीम पहुंच गई है उस घटना स्थल पर जहां पर हाथरस का सच छिपा हुआ है, जहां पर हाथरस की घटना हुई है। 14 सितंबर की वो बात जिसको लेकर के पूरे देश में आज घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है। हर किसी के जहन में सवाल है कि क्या हुआ होगा। पीड़ित परिवार कुछ और कह रहा है, आरोपियों का परिवार कुछ और कह रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जगह, ये जगह जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। खेतों के बीच में ये जगह है और पीड़िता के परिवार से करीब 400 मीटर दूरी है इस जगह की, जहां पे देख सकते हैं आप कि
बेलियां लगी हुई हैं फसलों की, लेकिन बहुत सारे झाड़ियां ऐसी हैं जो दबी हुई हैं। हालांकि हम किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो जानकारी गांव वालों की तरफ से दी जा रही है या परिवार की तरफ से कही जा रही है, यही वो जगह है, यहीं पर उसके सबूत छिपे हुए हैं। पुलिस को यहाँ से घास खोदने की कुदारी मिली थी, जिसे हम आम भाषा में खुरपी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से उन्हें एक चप्पल मिली थी। वो चप्पल जो थी वो बड़ी चप्पल थी, यानी कि वो किसी लड़की की चप्पल नहीं थी, वो किसी पुरुष की चप्पल थी। नीले रंग की चप्पल पुलिस को यहाँ से मिली थी। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, संदीप यहाँ पर आया हुआ था, उसकी माँ भी यहाँ आसपास में काम कर रही थी, भाई भी यहाँ पर काम कर रहा था। हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको ये देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि दिन के उजाले में ये जगह कैसी दिखती है, जहाँ पर एक पीड़िता, जहाँ पर एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। क्या हुआ होगा? मारपीट की गई थी, गले की हड्डी टूटी थी, हाथ की हड्डी टूटी थी, जीभ कटी थी। ये बहुत सारी बातें आपने अलग अलग थ्योरी में सुनी होंगी, लोगों को बोलते हुए देखा होगा। पीड़िता ने भी ये अपने बयान में कहा है, वीडियो आपने देखा होगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में। वेलकम बैक। फोर्ब्स ने टॉप 100 इंडियंस की लिस्ट जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार सबसे अमीर भारतीय बने हैं। अंबानी की संपत्ति में इस साल 73% का इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार हिंदुस्तान के सबसे अमीर बन गए हैं। मुकेश अंबानी पिछले 13 साल से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्ब्स इंडिया की ओर से इंडिया के 100 सबसे अमीर लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 88 बिलियन US से ज्यादा बताई गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 25 बिलियन US है। अंबानी और अडानी की नेटवर्थ में 63 बिलियन डॉलर का अंतर है। इस साल अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। बात अगर रिलायंस इंडस्ट्री और उसकी कंपनियों की जाए तो रिलायंस जियो में इस साल भारी भरकम विदेशी निवेश आया, जिसकी वजह से अंबानी की संपत्ति में बम्पर इजाफा हुआ है। अंबानी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। अंबानी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल से भी 5 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाई। और भारत में 2G मोबाइल सर्विस, याद है वो दिन 3-4 साल पहले जब बड़ी मुश्किल से इंटरनेट का स्पीड आता था, चक्री घूमती रहती थी। उस सर्विस को यानी 2G सर्विस को बनाने में 25 साल लग गए, लेकिन रिलायंस जियो सिर्फ 3 साल में देश को 4G सर्विस दी। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जियो ने बहुत कम वक्त में भारत में टॉप डेटा यूजर भारत को बनाया। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो से पहले इंटरनेट डेटा यूजिंग में भारत का स्थान 155वां था, लेकिन जब से जियो आया भारत के लोगों को किफायती इंटरनेट मिला और आज भारत सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है दुनिया में। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो भारत में 5G सेवा भी शुरू करने जा रही है और कंपनी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। The 3 foundational requirements needed to participate in this revolution are ultra high-speed connectivity, affordable smart devices, and transformational digital applications and solutions. Jio was conceived for India to enable this journey. Let me first talk about connectivity. Before Jio, India was stuck with 2G technology, and Jio wanted to end India's data misery and unleash a digital revolution. We built a world-class, all-IP, future-proof digital network that delivers the highest speed and the best coverage across India. While it took 25 years for the Indian telecom industry to build its 2G network, Jio built its 4G network only in 3 years. कुछ ही पलों में जारी है यहाँ पर खबरों का सिलसिला।